Hello students, good morning to all of students. Welcome to my YouTube channel Math Fast Study by पुरुषोत्तम सर। विद्यार्थीगण, आज आपके बीच स्टेट, रेलवे, एनटीपीसी और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो मेरा सेकंड वीडियो है। और आप देखते रहें 9, 10, 11, 12 सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं और किस तरह से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए गाइज, आज का मेरा क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कहता है गाइज से सुनिए, औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होता है। सुन लीजिए, औसत चाल है और औसत वेग है। तो मैं बताया था कि हमेशा जो है चाल जो होता है बाबू, वह वेग से बड़ा और बराबर होता है। तो औसत कहा तो मैंने एवरेज स्पीड ले लिया और एवरेज वेलोसिटी ले लिया। अब कहता है कि औसत चाल औसत वेग का अनुपात क्या है। तो एफ जो है ये इधर आएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, औसत चाल और बटा औसत वेग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। तो यह इकाई, इसका अनुपात जो है इकाई से क्या है, बड़ा है ना जी। इकाई से बड़ा और बराबर है। तो जब बड़ा और बराबर है तो इसमें देखें कि ऑप्शन कौन है। तो ऑप्शन ए है। अगर यही आपसे सवाल कह देवे कि चाल और वेग का या विस्थापन और वेग दूरी और वेग का, दूरी और विस्थापन ले लो। अगर दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछे तो वो भी आपका दूरी बटा विस्थापन, ये भी जो है इकाई से बड़ा और क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है बाबू ये पहिया पर बिंदु ए है। सपोज दैट एक पहिया है और इस पहिया पर हमने बिंदु क्या ले लिया, ए ले लिया। और जो जमीन के संपर्क में है बाबू, जमीन के संपर्क में जब वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा, मान लेते हैं कि ये बिंदु जमीन के संपर्क में, यह पहिया ए जो है यहां पर चलाएगा। कहां पर चलाएगा, वहां पर। जब वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा तब बिंदु ए का विस्थापन क्या होगा। तब ए का विस्थापन पूछ रहा है, यानी यहां से यहां के दूरी पूछ रहा है। तो अब मैं पूछता हूं कि आधा चक्कर लगा रहा है तो अर्थवृत्त का पालन कर रहा है, और अर्थवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर। और कह रहा है फिर इसमें विस्थापन क्या होगा, और इसका जब त्रिज्या आर हो, जब त्रिज्या आर हो, तो त्रिज्या आर होगा तो व्यास कितना हो जाएगा बाबू, 2r। कितना हो जाएगा, 2r। तो ए यहां से यहां 90 डिग्री, तो हमको ए डैश का मान निकालना है। तो क्या आ जाएगा, ए डैश का राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। अब यहां से r कॉमन ले लेंगे तो पाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, ऑप्शन सी। अगर यही सवाल आपसे पूछ देवे, ये तो अर्थ के संपर्क में चल रहा है, लेकिन यही सवाल आपसे पूछ देवे धुरा पर, किसका धुरा पर क्या होगा, धुरा पर इसका परिधि विस्थापन क्या होगा। तो जब ये वस्तु धुरा पर घूमेगा बाबू, तो उसके लिए उस वृत्त का व्यास ही विस्थापन कहलाएगा। ये लेकिन धुरा पर नहीं है, ये पृथ्वी पर, अर्थ पर चल रहा है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन एक गति का समीकरण है। तो गति का समीकरण जो होता है वो 3 गो होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है, 3 होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला जो होता है बाबू, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। दूसरा समीकरण होता है
v इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण होता है वी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2s। अगर प्रश्न आपका इसको समीकरण फर्स्ट कहा जाता है गति का, सेकंड समीकरण, थर्ड समीकरण। अगर गति का प्रथम समीकरण तो v इक्वल टू प्लस एटी, द्वितीय समीकरण तो एस इक्वल टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तृतीय समीकरण तो वी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2s। अब ये तभी लागू होता है जब एक कांस्टेंट होता है, ए इक्वल टू 0 होता है, तभी गति का इस समीकरण का निर्माण किया जाता है, अन्यथा नहीं। तो प्रत्येक कंडीशन में जो त्वरण होती है, एक्सेलरेशन होती है, वो नियत होती है। क्या होती है बाबू? नियत। तो इसमें से कौन सही है? पहला। ये सब तो रॉन्ग है ना जी, इसलिए इक्वेशन का कौन हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए आइए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 14 कह क्या रहा है कि गति का समीकरण लागू होता है। मैं अभी बताया था आपको कि v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वह क्या होना चाहिए? 0, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? कांस्टेंट। तो ये सभी में गति के तीनों समीकरण में त्वरण जब कांस्टेंट होगा, नियत होगा, तभी गति का समीकरण लागू होता है, अन्यथा नहीं। तो इसमें क्वचित नियत होना चाहिए त्वरण। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ए। पहला कह रहा है केवल नियत त्वरण के लिए, केवल असमान त्वरण के लिए, यानी दोनों के लिए, यानी नियत और असमान दोनों त्वरण के लिए नहीं, इनमें से सभी तो नहीं। इसमें होगा केवल नियत त्वरण के लिए। किसके लिए? केवल नियत त्वरण के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय में संबंध बताता है। मैं अभी बताया था कि गति का 3 समीकरण होता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें से देखना है कि विस्थापन और समय में कौन संबंध बतलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें विस्थापन और समय में देखते हैं तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ एक कांस्टेंट होता है, तो पूरा एटी आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू यूटी। तो अब यहाँ पर देखिए कि विस्थापन और समय का पूछ रहा है, तो विस्थापन और समय के में संबंध पूछ रहा है, तो इसमें ये जो वेग है, वेग आपका क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। अरे वेग इसमें क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका विस्थापन और समय में आ जाएगा, और विस्थापन और समय में ही ना आएगा जी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड। कौन ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा समीकरण। अगर पहला समीकरण ध्यान रखिएगा, एस और टी का संबंध, जैसे देखिए एस समानुपाती क्या हो गया आपका? टी हो गया, यानी एस और टी जो है, दूसरा समीकरण किसका संबंध बतलाता है? विस्थापन और समय का। और पहला किसका बतलाएगा? तो वेग और समय का। पहला समीकरण किसका संबंध बतलाएगा? वेग और समय का, ठीक है। और तीसरा समीकरण किसका संबंध बतलाएगा? तो विस्थापन और वेग का। किसका संबंध बतलाएगा जी? थर्ड जो समीकरण बतलाएगा बाबू, वह किसका बतलाएगा? वेग और विस्थापन का। पहला वेग और समय, थर्ड विस्थापन और वेग, और ये जो बतलाएगा सेकेंड, वो विस्थापन और समय में संबंध बतलाएगा। ये तीनों आपका समीकरण याद कर लीजिएगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? दूसरा समीकरण। अब आइए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्पीडोमीटर मापता है औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, न्यूनतम चाल, अधिकतम चाल। यहाँ सब चाल की बात आ रही है, और हम बोले थे कि स्पीडोमीटर मापता है जो गति मापता है ना। यानी स्पीडोमीटर मतलब होता है किलोमीटर प्रति आवर से चलता है। तो तात्क्षणिक चाल मतलब कहने का मतलब कि 10:45 45 सेकेंड में उसका स्पीड कितना बता रहा है, जितना करंट स्पीड बतलाता है उसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, और वही स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर क्या बतलाता है आपका? तात्क्षणिक चाल बतलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए किसी वेग का वेग नियत कहलाता है। और देखिए वेग का बात आया बाबू, तो वेग में दो कंडीशन होता है, एक दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, और एक मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है ना। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बतलाता है वही आपका वेग नियत कहलाता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए, वेग का परिमाण नियत है नहीं, केवल परिमाण से थोड़ा वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब वेग स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो परिमाण नियत नहीं है। वेग का दिशा नियत हो ये भी नहीं होगा। वेग ए और बी दोनों मतलब कि परिमाण नियत हो और दिशा दोनों नियत हो तो बिल्कुल सही, दोनों नियत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 780 देखिए, कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है। अभी जस्ट सेकेंड इक्वेशन में बताए थे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का सेकेंड समीकरण था। और पूछ रहा है कि विस्थापन समय के समानुपाती, तो हम बोलते हैं कि एक कांस्टेंट होता है कि पूरा जीरो। अरे कांस्टेंट होता है तो पूरा जीरो ना जी, तो एस बराबर क्या होता है यूटी। तो इसमें किसका हम समानुपाती करेंगे, वेग का ना। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौची टी, तो इसमें कौची आपका नियत होगा, वेग नियत होगा। और जब वेग नियत होगा तभी न समय जो है विस्थापन के समानुपाती होगा। तो इसमें क्या नियत होना चाहिए, वेग में। तो ये ऑप्शन नंबर ए सुन लीजिए, क्योंकि विस्थापन और समय के पूछ रहा है तो याद करना गति का द्वितीय नियम। विस्थापन समय का मतलब गति का द्वितीय नियम, और गति का द्वितीय मतलब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर है। मान लेते हैं कि एक 5 केजी का पत्थर है और एक जो है 3 केजी का पत्थर है। अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर निर्वात में एक ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। ये सभी जो है कहाँ है, निर्वात में है। कहाँ बाबू, निर्वात में है। और ये पृथ्वी पर गिराया जा रहा है, यहां से इस पृथ्वी पर क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो बताइए कि हल्का पत्थर पहले गिरेगा, भारी पत्थर पहले गिरेगा, दोनों पत्थर एक साथ गिरेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे दोस्त, जब निर्वात की बात आवे तो वहां कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, दोनों पत्थर एक साथ गिरेगा। चाहे हम एक 5 केजी का पत्थर ले लेवे निर्वात में, अब एक हम कागज का टुकड़ा ले लेवे, अगर दोनों हम निर्वात में एक साथ गिराएंगे तो दोनों एक के साथ गिरेगा, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान का अवरोध उत्पन्न करने वाला आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि निर्वात नहीं रहता, ये हवा रहता, तो 5 केजी वाला जो है द्रव्यमान वाले वस्तु सबसे पहले गिरता और 3 केजी वाले क्या गिरता बाद में, ठीक ना, जहां निर्वात नहीं होगा वहां। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, ये है 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 कह रहा है कि वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और वेग समय का क्षेत्रफल हमें क्या देता है। विस्थापन का परिमाण, वेग का परिमाण, त्वरण का परिमाण, विस्थापन का परिमाण। सपोज दैट मैंने एक अक्ष ले लिया और इस वेग समय का ग्राफ होता है एकदम हॉरिजॉन्टल इस तरह से। अगर इसको इधर भी ले लेते हैं तो इधर का डिस्टेंस माइनस और इधर का प्लस, तो इसका विस्थापन भी हो गया क्या, प्लस, और इसका विस्थापन क्या हो गया, माइनस हो गया ना। तो अब आपसे पूछता है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ वीटी, एरिया ऑफ वीटी यानी वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ का जो एरिया होता है बाबू, वह आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन चाहे डिस्टेंस, दूरी। वेग समय ग्राफ का जो होता है आपका वो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो क्या होगा, डिस्टेंस होता है। अगर यही आपका एरिया ऑफ एटी पूछे, यानी त्वरण समय का क्षेत्रफल, ग्राफीय द्वारा त्वरण समय का क्षेत्रफल पूछेगा, तो वह किसका मिलता है, वेग का। किसका मिलता है, वेग का। तो इसलिए किसका पूछ रहा है ग्राफ, वेग समय का ग्राफ। तो वेग समय का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, तो वेग समय का जो क्षेत्रफल देता है वो डिस्प्लेसमेंट देगा चाहे डिस्टेंस देगा।
तो डिस्टेंस का मतलब परिमाण, और डिस्टेंस का मतलब परिमाण, तो ये क्या देगा? विस्थापन का परिमाण। क्या देगा बाबू? विस्थापन। यही अगर त्वरण समय के पूछता तो ये क्या देता? वेग का परिमाण। क्या देता? वेग का परिमाण। अगर त्वरण के पूछता तो वेग का परिमाण, इसलिए समय का पूछा है, वेग समय का, तो विस्थापन का परिमाण। चलो गाइज, तो आज मेरा ये 10 क्वेश्चन रहा और 10 क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट है। आप देखते हैं कि 10 में से कितना नंबर लाते हैं। तो मेरा वीडियो आज यहीं तक रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।